जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है इसका और आखिरी टॉपिक है इस यूनिट का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, फोटॉन एज ए यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी। जी, तो इसमें हम बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। जी, रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी एमिट कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी एमिट करेगा तो फिर तो वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। तो ये इसकी बात जो है ये गलत थी। तो प्लैंक्स ने कहा कि एनर्जी कभी भी कंटिन्यूस मैनर में ट्रैवल नहीं करती, एनर्जी हमेशा डिसकंटिन्यूस मैनर में ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स। उन वेव पैकेट्स को नाम दे दिया क्वांटा का। एनर्जी ट्रैवल्स इन ए डिसकंटिन्यूस मैनर in the form of wave packets. उन वेव पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटा। अच्छा, क्वांटा का वर्ड जो है ना, यानी कि वेव पैकेट हम किसी भी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वांटा फॉर एनी एनर्जी। लेकिन जब हम लाइट की बात करते हैं, लाइट एनर्जी की बात करते हैं, तो लाइट की फॉर्म में लाइट के केस में जो वेव पैकेट होता है उसको हम फोटॉन कहते हैं। फोटॉन इज द वेव पैकेट फॉर लाइट एनर्जी। अच्छा, तो इसके मुताबिक वो जो एनर्जी है, जो भी पार्टिकल रेडिएशन एमिट कर रहा है, उसकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? ये यहाँ पर नहीं, ये म्यू नहीं है, ये न्यू है। दिस इज न्यू। और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज न्यू। ये सिंबल न्यू का है और ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। और यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करके इक्वल्स और कांस्टेंट लेके आते हैं। जो कांस्टेंट है हमारे पास वो है एच, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? प्लैंक्स इक्वेशन। अच्छा, अब आप इस इक्वेशन को मज़ीद और चेंज कर सकते हो। वो कैसे? E इज इक्वल्स टू एच। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किसके बराबर होता है? आपने फिजिक्स में पढ़ा है V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। लेकिन यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी है उसको हम c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो फ्रीक्वेंसी है उसको न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेनी हो तो c ओवर लैम्डा। तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी की जगह c ओवर लैम्डा पुट कर दिया, तो ये भी एनर्जी का फार्मूला बन गया। एनर्जी इज इक्वल्स टू c ओवर लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हमारे पास एक टर्म है जिसको हम कहते हैं वेव नंबर। हाँ जी, वेव नंबर। दिस इज न्यू बार, दिस इज वेव नंबर। ये जो वेव नंबर है ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। जैसे कि ये मेरे पास दो वेव्स हैं, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ये इसकी वेवलेंथ है जी, और ये इसकी वेवलेंथ है। अच्छा, लेट से मैं पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूँ। ये देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास ये जो लेंथ है ना, ये जो मेरे पास लेंथ है, ये टोटल लेंथ मेरे पास है जी 10 सेंटीमीटर की। और ये भी मेरे पास जो टोटल लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर की है। अच्छा, तो इसकी 10 सेंटीमीटर में ज़्यादा वेव्स हैं और इसकी 10 सेंटीमीटर में कम वेव्स हैं। तो पर यूनिट लेंथ जितनी ज़्यादा वेव्स होंगी उतना वेव नंबर होगा।
तो इसका मतलब है जिसकी वेवलेंथ कम है उसमें नंबर ऑफ वेव ज़्यादा होती हैं पर यूनिट लेंथ, तो उसका वेव नंबर ज़्यादा होता है। तो वेव नंबर और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1/λ की जगह वेव नंबर पुट कर देंगे, तो हमारे पास एनर्जी का एक और फार्मूला बन गया, E इज इक्वल्स टू एच सी वेव नंबर। ठीक है, तो हमारे पास 3 एनर्जी के फार्मूला बने, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, E इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा, E इज इक्वल्स टू एच सी न्यू बार। सो यहाँ से हमें एक बात और, हम एक और स्टेटमेंट देने लगे हैं, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड आइदर एज, क्या एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है, एच न्यू की फॉर्म में, आइदर एज एच न्यू और एज ए मल्टीपल ऑफ, और एज ए मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। E is equals to एन एच न्यू, या तो जो एनर्जी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो एच न्यू की फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब होगी, या इसका मल्टीपल होगी। जबकि एन हमारे पास क्या है, एन कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मैंने ये कहा कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसमें देखो नंबर ऑफ वेव्स कम है पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ जितनी ज़्यादा वेव्स होंगी उतना ज़्यादा वेव नंबर होगा। तो इसके 10 सेंटीमीटर में हमारे पास ये देखो ज़्यादा वेव्स हैं और इसके 10 सेंटीमीटर में ये कम वेव्स हैं, तो जितनी ज़्यादा वेव्स होंगी पर यूनिट लेंथ में उतना ज़्यादा वेव नंबर होगा। तो ये मैंने बताया कि वेव नंबर और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब हाइड्रोजन एटम यूजिंग क्वांटम थ्योरी, हाँ जी, बोहर्स ने जो है ना हाइड्रोजन एटम को जो है ना एक्सप्लेन किया था, और बोहर ने क्या कहा था कि एटॉमिक मॉडल जो है ना वो फ्लैट है, तो ये इसकी बात गलत थी। जबकि एटॉमिक मॉडल जो है वो फ्लैट नहीं है, एटॉमिक मॉडल जो है वो स्फेरिकल है। अच्छा, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट या शेल का कॉन्सेप्ट दिया था बोहर ने। अच्छा, उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रहते हुए ना तो एनर्जी एमिट करता है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। बेसिकली एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब तब करता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। अच्छा, ये देखो, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे ये लाइट पड़ी, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन हो रही है। तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइट हो गया और ये हायर लेवल में चला गया। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है तो वो कैसे जाता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। और बेसिकली जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, लेट से वो यहाँ पर है, लेट से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था और उसने इधर आना है, तो जब भी उसने हायर से लोअर में आना है तो उसने डी एक्साइट होना है, तो उसने एनर्जी रिलीज करनी है, एमिट करनी है। और वो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्या है, एच न्यू या एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, द ऑर्बिट नंबर इज रिलेटेड टू द रेडियस। हर ऑर्बिट का अपना एक रेडियस होता है, हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है, और हर ऑर्बिट का अपना एक एंगुलर मोमेंटम होता है। अब रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, रेडियस का फार्मूला होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम नॉट, और साथ आ जाता है एन स्क्वायर। एन इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट का आपने रेडियस निकालना है उसकी वैल्यू आपने पुट करनी है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम नॉट। सेकंड ऑर्बिट का यहाँ पर मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम नॉट। फिर थर्ड में यहाँ पर मैं 3 पुट करूँगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम नॉट।
फिर फोर्थ के लिए यहाँ पर मैं 4 पुट करूँगा इस फार्मूले में, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो रेडियस में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। मतलब पहला ऑर्बिट जो था वो हमारे पास 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम नॉट पे था, फिर दूसरे में एकदम 4 टाइम ज़्यादा हो गया, तीसरे पे गए तो एकदम 9 टाइम ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो रेडियस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, यानी कि हायर ऑर्बिट्स में जो रेडियस का डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा। फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट में जो रेडियस में डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा थर्ड और सेकंड से। इस तरह थर्ड और सेकंड में जो डिफरेंस है रेडियस में वो सेकंड और फर्स्ट से ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि R4 जो है, ये R4, ये 0.5 to 9 क्या था, ये R1 था ना, तो R4 जो है वो 16 टाइम्स है R1 के। इसी तरह R3 जो है वो 9 टाइम्स है R1 के। R2 जो है वो 4 टाइम्स है R1 के। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब एनर्जी, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास -2.178 इंटू 10⁻⁻18 1/n² जाउल। तो ये एनर्जी आ गई मेरे पास जाउल में, लेकिन अगर आपने इसको किलो जाउल्स पर मोल में करना है तो इसको किलो जाउल में करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, और ये एक एटम की है तो आपने अगर 1 मोल के लिए निकालनी है तो आप इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो वैल्यू आती है हमारे पास -1313.31 इंटू 1/n²। तो ये आ गई हमारे पास किलो जाउल्स पर मोल में। अच्छा, वैसे इसका फार्मूला जो होता है ना हमारे पास एनर्जी का, ये मेरे पास पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट किसकी वैल्यू है? -z²E4m/8 E0² ये इसकी वैल्यू है। इस फैक्टर की वैल्यू है बेसिकली ये -2.178 इंटू 10⁻⁻18। अच्छा, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, रेडियस में तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे थे रेडियस में जो डिफरेंस था वो ज़्यादा हो रहा था, लेकिन एनर्जी के केस में जो डिफरेंस है वो कम होगा। ठीक है, यानी कि E4 और E3 में जो डिफरेंस है वो कम है E3 और E2 से। इस तरह E3 और E2 जो है ये डिफरेंस कम है E2 और E1 के डिफरेंस से। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन है। ठीक है, नेगेटिव साइन होने की वजह से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि बेसिकली E4 इज इक्वल्स टू E1/16, E3 इज इक्वल्स टू E1/9 और E2 इज इक्वल्स टू E1/4। और लास्ट पर है जी मेरे पास एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स में आप पढ़ते हो एंगुलर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम होता है उसमें तो हमारे पास होता है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन जो भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, तो इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इसका अपना मास भी है, इसकी अपनी वेलोसिटी भी है, लेकिन इस सर्कुलर पाथ का रेडियस भी है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास होता है mvr, मास वेलोसिटी के साथ इसमें रेडियस भी आ जाता है। तो सिर्फ वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का मल्टीपल हो। सिर्फ वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का मल्टीपल हो। तो n की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये था जी हमारे पास फोटोन एज ए यूनिट ऑफ रेडिएशन एंड हाइड्रोजन एटम यूजिंग क्वांटम थ्योरी। अच्छा जी, क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बोहर्स की नहीं है?
एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स इज क्वांटाइज्ड, ये बोहर की स्टेटमेंट है। इसके मुताबिक हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है। द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज द लोएस्ट एनर्जी, ये बात भी ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब है उसकी एनर्जी कम होती है, जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती जाती है। Electrons revolve in different orbits around the nucleus without emission or absorption of electromagnetic radiation. Electron revolve in different orbits around the nucleus without emission or absorption of radiation. ये बात भी ठीक है। एक ही ऑर्बिट में रहते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो एमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है। The position and momentum of an electron cannot be determined simultaneously. तो ये बेसिकली स्टेटमेंट बोहर्स की नहीं है, ये बेसिकली स्टेटमेंट है हैजनबर्ग। This is Heisenberg's uncertainty principle, कि आप एक ही वक्त में मोमेंटम और पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, सिर्फ एक चीज फाइंड आउट कर सकते हो, या पोजीशन या मोमेंटम। हाँ जी, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट कैन गो टू नेक्स्ट हायर ऑर्बिट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद है और उसने अपने नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में जाना है, तो वो कैसे जाएगा? बाय एमिशन, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, विदाउट एमिशन और एब्जॉर्प्शन। अच्छा, एमिशन वाले तो निकाल दो, उसने लोअर से हायर ऑर्बिट में जाना है तो वो एमिट नहीं करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एमिशन वाली ऑप्शंस तो निकाल दो। अच्छा, अब वो एब्जॉर्ब करेगा। लेट से वो फर्स्ट ऑर्बिट में है और उसने सेकंड ऑर्बिट में जाना है, तो वो एक खास रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ये नहीं कि वो कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा। जो इन दोनों ऑर्बिट्स में एनर्जी का डिफरेंस है वही डिफरेंस वो एब्जॉर्ब करेगा। तो एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं, वो एक खास फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। राइट आंसर इज चार्ली। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की होगी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट इज। जी, तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला क्या है? mvr इज इक्वल्स टू NH/2 तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए यहाँ पर हम 5 पुट कर देंगे, तो mvr इज इक्वल्स टू 5h/2 तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5h/π। राइट आंसर इज चार्ली। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और ये यूनिट बी कंप्लीट हो गया।